लिए आप सबको आमंत्रित किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई और निश्चित रूप से आपने उसकी काफी प्रशंसा की और जो कमियां हैं उसको भी निश्चित रूप से और पूरी करेंगे। राजस्थान एक मॉडल स्टेट है पूरे देश में, चाहे वो फ्री दवाई हो, चाहे फ्री जांच हो, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे आपके कोविड का जो मुकाबला किया, हमारे यहाँ पर जो बेड वगैरह की व्यवस्था की, ऑक्सीजन का जो बहुत संकट आया उसके लिए भी आज हमारे 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की क्षमता है। तो बहुत ही अच्छा काम हुआ, आपने अच्छे सुझाव दिए। आपके सुझाव डॉक्टर त्यान ने अच्छा सुझाव दिया कि जो आशा सहयोगिनी है वो अच्छा काम करे, उसकी ट्रेनिंग हो। और हमारे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज हर जिले में अगले 2 साल में कंप्लीट हो जाएंगी। नर्सेज के जो सेंटर आपने कहा नर्सिंग कॉलेज का, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में चरणबद्ध रूप से नर्सिंग कॉलेज खोलने की शुरुआत कर दी। 12-13 जिलों में, तो अभी 17 जिलों में इस साल हो जाएगा, बाकी और जिलों में जो शेष रहेंगे वो अगले साल में करेंगे। तो निश्चित रूप से हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज कोविड के समय, जब ये कोविड शुरू पहली लहर आई थी, एक भी जगह हमारे कोविड की जांच के संसाधन नहीं थे। आज हर जिले में हमारे कोविड के संसाधन है, हर जगह 1 लाख से भी ज्यादा इसकी जांच के संसाधन है। उसी के बूते हमने इनका मुकाबला किया। कोविड की जो तीसरी लहर आई, जो बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आई थी, ओमिक्रॉन का बहुत हल्ला हुआ, पर हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से हुए, आज हमें खुशी है 97% फर्स्ट डोज हमारी स्टेट में लगी और दूसरी डोज भी हमारी 85% से भी ज्यादा हुई। 15-16 जिले हमारे 100% हुई। उसी से हम इस कोविड का मुकाबला कर पाए। और मेडिसिन का इनका जो भी है उसका निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हमारे सब डिविजनल हॉस्पिटल है, हमारी CSC है, PSC है, ये सारी चीजें हमारे उसी के कारण इस महामारी का मुकाबला कर पाए। आपके जो सुझाव आए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको ध्यानपूर्वक सुना है। अब वो बजट में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी आम जन के प्रति, हेल्थ के प्रति बहुत उदार है। जो आप मांगेंगे वो सब मिलेगा, यहाँ कोई ना का नहीं है, ना नहीं है। जो भी आपके सुझाव आए आप देखना बजट में वो सब चीजें सम्मिलित होगी। इसलिए किसी ने नहीं सोचा था ये 5 लाख तक का बीमा हर राजस्थानी का होगा, किसी ने सोचा नहीं था। पर जो बजट आया तो लोगों को पता चला ये क्या हो गया अचानक। तो मुख्यमंत्री जी का जो भी है आम जन के प्रति बहुत स्नेह है, उसी का कारण का राजस्थान के लोग 5 लाख तक का आज जो इलाज है वो किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में खुशी खुशी करा के वो घर जाते हैं। आपने एक OPD की बात कही, तो निश्चित रूप से 50,000 तक का तो OPD है। अगर वो गंभीर बीमारी नहीं है, भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, तो 50,000 तक का तो उसको मिलता ही है दवाई। अभी भर्ती होने पर उसको 4.5 लाख और मिलते हैं। तो वो चीज तो पहले से ही है ना। आप 10-5 हजार जो मांग रहे हैं उसकी बजाय 50,000 का है, वो इलाज कराएगा तो उसको पहले से ही व्यवस्था है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको सबको आपने सुझाव दिए, उनके लिए आपको धन्यवाद। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आप अपने हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी मीणा जी, राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, सलाहकार आर्थिक अरविंद महाराम जी, गोविंद शर्मा जी, नीरेंद्र आर्य जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी, कुलदीप नाका जी, वैभव गलेरिया जी, आशुतोष जी और अरुणा जी, और तमाम हमारे यहाँ बैठे पे भाग लेने वाले तमाम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के प्रबंधक व डॉक्टर्स, उपस्थित भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि डॉक्टर नरेश तिरान, डॉक्टर शिव छरीन, डॉक्टर देवी चेटी सहित जिन लोगों ने भाग लिया उनमें से अधिकांश लोग बैठे हुए हैं।
डॉक्टर नरेश त्रियान, शिव सरीन और देवी शेट्टी साहब के तो जो प्रबंधन का काम ही बहुत बड़ा है साथ में, तो इसलिए मैंने देखा कि उनको जल्दी जाना होगा, इसलिए पहले बुलवा दिया। मालूम पड़ा वो अभी तक भी आप सबको सुन रहे हैं। इस बात का प्रतीक है कि कमिटमेंट किस प्रकार का है उन लोगों का भी। मैं उनके आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ, देवी शेट्टी जी के भी। त्रियान साहब को और सरीन साहब को हम लोग टीवी में डिस्कशन भाग लेते हुए देखते रहते हैं। और बाकी लोगों ने, ये लंबी लिस्ट है, मैं उनके नाम तो क्या रिपीट करूं। मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आज तो आपको सुनना था। प्री बजट के अंदर हम लोगों ने हर क्षेत्र के लोगों को बुला करके बातचीत करी है। फिर मेरे मन में विचार आया, मैंने अखिल अरोड़ा जी को कहा हमें मेडिकल और हेल्थ के अलावा एजुकेशन को भी साथ लेना चाहिए, जिससे कि जो प्राइवेट सेक्टर का बड़ा महत्व है मेडिकल में भी और एजुकेशन के अंदर भी। तो उनके विचार क्या है, उनको क्या अपेक्षा सरकार से या उनके सुझाव क्या है, वो भी हम लोग जान सकें। बाकी जो कोरोना के प्रबंधन या कोरोना के पहले से हम लोगों तो 5 साल 6 साल पहले जब हमारी सरकार थी, 8 साल पहले, तब भी हम लोगों ने फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट कर रखे थे। आगे बढ़ के हमने अभी चेंज योजना लेके आए, पूरे प्रदेश वासियों के लिए है ये योजना। और अब बजट पेश हो रहा नया, तो हमने देखा कि उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर सरीन ने कहा कि हम लोगों ने सरकार बनते निरोगी राजस्थान को लेके एक लॉन्चिंग करी थी राजस्थान में अभियान। देवी शेट्टी साहब भी आए थे और उसी रूप में कैसे प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन के थीम को लेकर आगे बढ़े, जिसके लिए भी उन्होंने कहा कि अगर बीमार कोई होगा ही नहीं तो बजट कम खर्च होगा सरकार का। बात वो की वो है, बीमार हुए क्यों फिर, ये थीम हर व्यक्ति के दिमाग में आनी चाहिए। और ये सोच करके हम लोगों ने ये तय कर रखा कि मेडिकल में और एजुकेशन में भी हम लोग टॉप प्रायोरिटी देंगे। और वो प्रायोरिटी देना सामरिक सरोकार को निभाने के बराबर है, जिसके कमिटमेंट के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। सारा इंतजाम हमने अच्छा कर रखा था। थर्ड वेव आए, कैसी भी आएगी तो उसके लिए ऑक्सीजन की बात हो और क्या ऑक्सीजन के अलावा मेडिसिन के स्टॉक रखने की बात हो, सब व्यवस्था हमने कर रखी है। पर ओमिक्रॉन क्योंकि वैक्सीनेशन अच्छा हुआ देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उस कारण से अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आई, बहुत कम लोग भर्ती हुए। ये सुखद रहा और इस कारण से हम लोग बच गए। तैयारी हमारी आगे के लिए भी है और तैयारी लगातार चलती रहेगी। जैसे सुझाव आएंगे वैसे वैसे हम लोग तैयारी करेंगे। पर राजस्थान को हम चाहते हैं पूरे देश के अंदर मॉडल राजस्थान, मॉडल स्टेट के रूप में हम लोग कामयाब कर रहे हैं। उस सब में आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग, समर्थन, आपके सुझाव की आवश्यकता रहेगी, हमेशा रहेगी। जब भी आप चाहें, जो लोग अभी बोल नहीं पाए होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो भी लिख के भेज सकते हैं। इस रूप में हम चाहेंगे कि किस प्रकार इस सेक्टर को तवज्जो देते हुए और ये अभियान चलाएंगे, वापस हम लोग शुरू करेंगे कोविड खत्म होते ही निरोगी राजस्थान। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा था पहला सुख निरोगी काया। सरीन साहब, आप तो राजस्थान के, आपको मालूम है, पहला सुख जो जिंदगी का है वही निरोगी काया, मतलब स्वस्थ रहना ही है। इसलिए जरूरी है कि हम उसके ऊपर हमारा बजट का प्रोविजन भी ठीक रखें और उसमें कोई कमी नहीं आने दें। इसलिए चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो या वो यूनानी हो, तमाम तरह की जो आयुष में कवर होती है, उन सब के ऊपर भी तवज्जो पूरी दे रहे हैं मंत्री जी भी। और हम ध्यान रखेंगे कि कैसे ये सभी आने वाले वक्त के अंदर हम लोग उसको बढ़ावा दे सकें। हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना मैं समझता हूँ बड़ा निर्णय है, 3 जिले छोड़ करके। वहां भी हम प्रयास करें भारत सरकार से।
और काम भी शुरू हो गया है। हम चाहेंगे कि और ज्यादा जल्दी से वो काम पूरे हों, हर जिले में करीब करीब मेडिकल कॉलेज बन जाए। जैसे डॉक्टर देवी शेट्टी जी ने बताया कि उदाहरण दिया कर्नाटका का। कर्नाटक में हमारे 30-35 साल पहले आपके प्राइवेट सेक्टर में अलाउ कर दिया गया था मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम कॉलेज को। इसलिए वो संभव हुआ कि 64 कॉलेज आपने कहा वहां बनी हुई है, आबादी कम है हमसे। परंतु हमने तो 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना था 98 के अंदर, मुझसे 30 साल पहले उन्होंने शुरू कर दिया कर्नाटका ने और महाराष्ट्र ने और तमिलनाडु ने भी। परंतु राजस्थान में हमारे ये अलाउ नहीं था। 98 में मैंने अलाउ किया, तब जाकर के आप देख रहे हो 5-10 कॉलेज जो बनी हैं वो पहली बार बनी है। इसलिए अब उसके बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ रही है, नर्सिंग भी आ रही है। और आपको सुझाव जो दिया देवी शेट्टी साहब ने, उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। काफी लोग चाहते हैं कि नर्सिंग में भी और भी विभागों के अंदर कॉलेजेस खुले। हम उसको और प्रोत्साहन देंगे। और सुझाव आप सबके अच्छे लगे मुझे, एक से एक बढ़कर के थे। जिन्हों सीक्वेंसिंग की बात की गई, वो मैं कहना चाहूंगा कि जून 2021 से शुरू होगी राजस्थान के अंदर। देवी शेट्टी जी ने कहा था कि लैब होना आवश्यक है। ये लैब तो बनी चुकी है और ये मैं समझता हूँ कि पहली लैब है देश के अंदर सरकारी कॉलेज अस्पताल के अंदर। बाकी जो पहले बनी थी नहीं बनी, वो पहली लैब है ये। और जो एडमिट होता है पेशेंट, उस सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग करना कंपल्सरी किया गया है। उससे मालूम पड़ता है कि ओमिक्रॉन है या किस प्रकार का प्रॉब्लम है या कोई नया कई वेरिएंट तो नहीं आ गया है। चिंता ये भी थी आप लोगों को कि अगर बहुत तेज गति से फैला ये ओमिक्रॉन, तो हो सकता है ये अपना रूप बदल दे, नया म्यूटेंट कर जाए। वो चिंता भी हम लोग देख रहे थे। तो वो भी मैं समझता हूँ कि ध्यान रखा गया। उसके आधार पर ही हमारे डॉक्टर भंडारी और ये पूरी टीम के लोग उसको हम लोग उस रूप में ट्रीट कर रहे हैं। और बाकी हमारे यहाँ जो पुणे और कलकत्ता में है लैब वायरोलॉजी की, वो उसकी भी हमने अनाउंसमेंट कर रखा है। और मैं समझता हूँ 1-1.5 साल में वो लैब भी हमारी विजिट हो गई हमारे डॉक्टरों की पुणे के अंदर। और कलकत्ता में भी बहुत एडवांस लैब है वहां पर। उस ढंग की लैब वायरोलॉजी की भी राजस्थान बनने जा रही है। इस प्रकार से हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप सबने जो आज इसमें भाग लिया उसके लिए मैं पुनः आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। And my other request, sir, every government hospital should become NABH accredited hospital. Why should only private hospitals be accredited by NABH? Government hospital, by accrediting with NABH, automatically the quality of healthcare in the government hospital will improve. And most important thing, sir, you may allot twice or thrice the quantum of money for the healthcare, but unless you have manpower, no matter how much money you spend, the quality parameters of your state will not improve. I will give you some data, sir. Karnataka has only 6 crore population, just over 6 crore population. Your state has 8.24 crore population. You are much bigger than our state. And sir, you have 26 medical colleges in your state, sir. Karnataka has 62 medical colleges. When you say Southern India has a better indicator of healthcare, why Southern India has a better quality healthcare? Because government either started the medical college or helped the private sector to start the medical college. So with 62 medical colleges, with over 10,000 medical seats, sir, we have been able to produce that many doctors. When you produce that many doctors, not that everyone from your state will leave the state and go elsewhere. Good number of them will stay back in your state, sir. And the other most important reason
Why North Indian state hospitals have a slightly difficult problem is the shortage of nurses, sir. Sir, it is I wouldn't say it's a shameful affair. You go to any North Indian hospital, the language spoken by the nurses is Malayalam. Why? Because we in northern Indian states are not producing that many nurses. I will give you the data, sir. For 8.24 crore population, sir, you have only 170 nursing colleges in whole of Rajasthan state. Whereas a Karnataka state, which is smaller than you, sir, has 435 nursing colleges. And how much it costs to start a nursing college? It costs you nothing, sir. All you have to say is that any hospital, government and private, with more than 100 beds should be allowed to start a nursing college with 50 student intake per year. If you can do that, sir, you will not only improve the quality of nursing in your state, but you will create tremendous job opportunities, sir. Sir, nursing is the only profession in the world where a 23-year-old girl coming from a poor family of Rajasthan or Karnataka, at the age of 23, 24, she can earn 2.5 lakh rupees per month. No other profession will give you that kind of a salary at that age. Sir, there are 110 girls who are trained by us in our nursing college, working in our hospital in Cayman Island. 110 girls, every month they remit 1 lakh rupees to their household. That is the power of nursing, sir. Sir, we should never let go of this opportunity. All you have to do, sir, just has a government policy that every hospital with over 100 beds should be able to start a nursing college to start BSc. I will tell you my personal experience, sir. It's not a personal grievance. 5 years I have been struggling to start a nursing college in our 300-bed hospital in Jaipur. Till date, I haven't been able to get it. So essentially, sir, unless you address the manpower problem, sir, no matter how much money you spend, you will not be able to transform. So you have to encourage more private medical colleges as well as the government medical colleges to come up in Rajasthan, sir. This is my request, and I'm extremely grateful to you for the opportunity, sir. Dr. Devi Shetty, for your valuable suggestions. I'm happy to report that some of the suggestions, especially on the oxygen management front or the research lab or medical colleges, have already been taken up by the state government, and I'm very sure the other suggestions definitely merit a lot of serious consideration that would be taken up by the government. Thank you very much, Dr. Devi Shetty. Now I would like to request Dr. Naresh Trihan from Medanta to kindly give your valuable suggestions. Dr. Naresh Trihan, please. Thank you. नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरे सारे साथी जो यहाँ पे हैं उपस्थित हैं। ऐसा है कि जैसे सब महानुभूतियों ने बताया पहले कि क्या क्या सुझाव हैं, तो मैं इसको थोड़ा एक सीक्वेंस में डालना चाहूंगा कि जो हम चाहते हैं कि राजस्थान या कोई भी स्टेट बिल्कुल स्वस्थ स्टेट हो, तो सबसे पहला काम हमें सिविक सर्विसेज के ऊपर पूरा ध्यान देना है कि वो भी पार्ट ऑफ हेल्थ है कि जब तक हमारी सैनिटेशन, हमारी सारी सर्विसेज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हर जगह नहीं पहुंचेगा तो बीमारियां बढ़ती ही जाएंगी। तो ये हमारा हिंदुस्तान ही है जहाँ पे डबल बर्डन है डिजीज का। एक तो कम्युनिकेबल डिजीजेज जिनको हम ये जो अनसैनिटरी कंडीशन से आती हैं, और दूसरा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो लाइफस्टाइल डिजीज होगी। तो हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स जो हमारे हाथ में है वो है आशा वर्कर। सबने यही बोला कि जब ये लोग पहुंचते हैं, ठीक टाइम नहीं पहुंचते, वेलनेस पे ध्यान नहीं है, बीमारी बढ़ जाती है, तब वो अपने आप को किसी मेडिकल फैसिलिटी में ले जाते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और स्वस्थ राजस्थान होने के लिए तो हमारी जो आशाएं हैं, जो हर विलेज में 1 या 2 आशा हैं जो ऑलरेडी पेड हैं, उनकी कुछ ट्रेनिंग हो चुकी है, बट उनकी अगर जो हम स्किलिंग अपग्रेड करेंगे, जिसके लिए हेल्थ सेक्टर स्किल सेक्टर की
के माध्यम से हमने 10 मॉड्यूल बनाए हैं, जिससे एक आशा को 3 महीने में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर बनाया जा सकता है। वो हमारी सबसे पहली ग्राउंड पे, जिसको कहते हैं आईज एंड ईयर्स, वो स्वास्थ्य पे भी ट्रेनिंग देंगी, जो बिहेवियर है, जो अपने विलेजेस में जिनको नहीं पता कि हाइजीन कैसे रखी जाती है, क्या करना है, ये सब की बातें वो आशा को सिखाई जा सकती है। और आशा को ये भी सिखाया जा सकता है कि कैसे डिटेक्ट करना है कि अर्ली साइंस ऑफ एनी डिजीज। और उसका आजकल जैसे बोला डॉक्टर शेट्टी और डॉक्टर सरीन और डॉक्टर भंडारी ने भी बोला कि जो ये हेल्थ स्टैक है, जिसके अंदर आज कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश करी जा रही है और बहुत इस पे तवज्जो दी जा रही है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसका इस्तेमाल तभी होगा जब अगर जो लोगों को पता लग जाए कि मुझे कुछ बीमारी की अर्ली साइंस है। क्योंकि सबसे बड़ी अच्छा काम हो सकता है कि अर्ली डिटेक्शन हो और उसका ट्रीटमेंट जो है इमीडिएटली शुरू किया जाए, कि इस स्टेज पे ना पहुंचे कि उसके लिए सबको टर्शरी केयर की जरूरत हो, क्योंकि उससे तकलीफ भी बढ़ती है पब्लिक को और उससे स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ता है। तो इसको अगर जो हम बिल्डअप करेंगे, जैसे सजेशन आया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए और टर्शरी केयर तो होने ही चाहिए, और तीसरा ये भी बात कि मैन पावर को अभी से ट्रेन करना चाहिए। सो मेरा ये विचार है कि जो भी सुझाव आए हैं, इनको अगर जो हम इकट्ठा करेंगे तो वाकई में राजस्थान बहुत स्वस्थ स्टेट बन सकता है, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल सजेशंस आए हैं सबसे। पर मेरे को एक विश्वास है कि आशा को हमने वहाँ एम्प्लॉय किया है, डिप्लॉय किया है, उसकी पेमेंट भी हो रही है, और उसका पूरा जो है इनपुट जो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्टेट के स्वास्थ्य के लिए, वो अभी नहीं है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल इनकम्प्लीट नहीं है। उनको फिर ये भी दिखाया जाए कि ये एक करियर पाथवे है। ये करियर पाथवे में उनको ये समझ आ जाएगी कि 2-3 साल बाद अगर जो आशा फ्रंट लाइन वर्कर बन गई, तो उसके ऊपर उसको एक वेलनेस सेंटर, उसके ऊपर कम्युनिटी सेंटर, उसके ऊपर पीएचसी, सब ये जो है ये स्टैगर्ड तरीके से उसकी प्रमोशन हो सकती है, कि उसको भी ऐसा पता लगे कि फ्यूचर है इसके अंदर। ये नहीं है कि ये मैं आईआई का काम कर रही हूँ और मैं सारी जिंदगी इसमें पड़ी रहूंगी, तो उसमें ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। अगर जो आप चाहेंगे तो ये हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल से ये सारा तालमेल हो सकता है आप स्टेट लेवल पे भी, कि जिससे हम वो जो हमारे स्किल के ऑलरेडी हमने बना रखे हैं क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स और एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, उनको शेयर कर लिया जाएगा। क्योंकि मैं हेल्थ सेक्टर स्किल्स काउंसिल का चेयरमैन हूँ, और आई विल बी वेरी हैप्पी कि ये सर्विसेज आपको दी जाएं, जिससे इसको ये सारी लेवल पे जो सपोर्ट लेवल है, नर्सेस के अलावा टेक्नीशियन, फ्लेबोटमिस्ट, सबके प्रोग्राम हैं जिनके ऊपर हम ये कोलैबोरेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, और ये आप लोगों को वो प्रोग्राम दे सकते हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन आप खुद ही भी कर सकते हो। यही सुझाव मेरे मन में आते हैं, जो एडिशनल जो सब लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव ऑलरेडी दे दिए मुख्यमंत्री जी। तो ये आपकी अच्छी ड्राइव है कि राजस्थान को सबसे पहले, हम तो हरियाणा में हैं पर फिर भी राजस्थान भी बहुत प्यारा है दिल को। थैंक यू जी के आपके बहुत ही फोकस्ड सजेशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो ट्रेनिंग के ऊपर जो फोकस किया है, मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूं कि आशा एएनएम जीएनएम की ट्रेनिंग के लिए 51 सेंटर्स पूरे राजस्थान में कार्यरत हैं, और निश्चित रूप से आपके जो सुझाव आए हैं उनको ध्यान में जरूर रखा जाएगा। और इसी तरह से डॉक्टर देवी शेट्टी साहब ने जो जीन सीक्वेंसिंग लैब के बारे में जो कहा था, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गई है, और जिसके कारण जो टर्न अराउंड टाइम है सैंपल एनालिसिस का वो बहुत ही घट गया है, और अपनी ये राजस्थान में रिसर्च में ये स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। आपकी बहुत मूल्यवान सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अब मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से डॉक्टर राकेश विश्वकर्मा जी को निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने सुझाव हमें सबको दें। डॉक्टर राकेश विश्वकर्मा जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद करना चाहूंगा
कि कोविड मैनेजमेंट में जिस तरीके से राजस्थान ने एग्जाम्पल सेट किया है, डेफिनेटली वो कई स्टेट्स के लिए, इवन कई कंट्री के लिए भी लर्निंग है। नॉट ओनली कोविड केसेस मैनेजमेंट में, इनफैक्ट अगर सर आपको याद होगा जो कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, जो उसकी प्रिपेयर्डनेस को लेकर राइट फ्रॉम द डे वन से जो सिंसियरिटी राजस्थान ने स्टेट ने दिखाई है, नॉट ओनली स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट, इवन ब्लॉक लेवल पे, वो काबिले तारीफ है सर। जो हमारे स्टेट में सर वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट और ट्रॉपिकल डिजीज के इंस्टीट्यूट आना, ये खुद ही दर्शाता है कि पॉलिटिकल कमिटमेंट हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत अच्छी तरीके से है। और इसी का सर परिणाम है कि जो अगर हमारे विभाग देखें सर, पोलियो से इरेडिकेट किया सर हमने राजस्थान से सर। दूसरा नियोनेटल टेटनस, जो टेटनस हमारे बच्चों में हो जाता था, वो इस स्तर तक नीचे ले आया कि इलिमिनेशन। आज वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है सर, ये केवल दिखाता है जो हमारा डिपार्टमेंट है वो पॉलिटिकल कमिटमेंट को किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, वो एक बहुत बेहतर है। दूसरा एक एग्जांपल सर जो अभी हेल्थ सर्वे हुए हैं, वो अपने आप में दिखाता है जो हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन है, जो अभी एक डेटा भी दिखाया था, हम 56% थे केवल 4 साल पहले, और उत्तर प्रदेश से भी नीचे थे सर। परंतु हेल्थ उसमें पॉलिसी कुछ डिसीजन लिए गए, उसको एग्जीक्यूट किया गया। आज हम वही हमारी कम्युनिटी है वो 85% पे है सर, और थोड़े से प्रयास से हमारे 95 और 100 में जाने में कोई गुंजाइश नहीं बचती है। इसका सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा सर, ये कैसे करवट बदली है। जैसे कि एक पॉलिसी डिसीजन था कि अगर कोई भी कन्या जन्म लेती है और उसको एक मनी दिया जाता है इंसेंटिव, फिर उसका रूटीन इम्यूनाइजेशन जैसे ही पूरा होता है तब एक और दिया जाता है। लोगों में इस केवल एक पॉलिसी से लोगों में एक आदत बदली, उन्होंने उसका कार्ड संभाल के रखा, कन्या को पूरे के पूरे वैक्सीनेशन, पर उससे केवल कन्या का नहीं हुआ सर, जो दूसरे भी थे, मेल बच्चे थे, उनका भी वैक्सीनेशन, रिजल्ट आज के सामने है सर। तो ये पॉलिटिकल कमिटमेंट जो हमें स्टेट लेवल पे, हम चाहते हैं कि ये विलेज लेवल पे हो, विलेज लेवल के पंचायत को ये कम से कम इंसेंटिव मिले कि अगर मेरे यहाँ पर 100% बच्चे रूटीन इम्यूनाइजेशन से सुरक्षित हैं, मेरे पास कोई भी एनीमिया का एडोलेसेंट या फीमेल नहीं है, या मेरे पास में ओल्ड एज के एनसीडी डिजीज जो अभी कॉमनली है वो आइडेंटिफाई हुई, उनका ट्रीटमेंट चल रहा, अगर ये सारी कंडीशन है तो वो पंचायत को अगर इंसेंटिव मिलता है तो डेफिनेटली सर वो जो ओनरशिप स्टेट लेवल पे है वो ग्राउंड लेवल पे रिफ्लेक्ट हो सकेगी। तो मेरा एक सुझाव था सर, इस तरीके से अगर हम कम्युनिटी का पार्ट से, सर्विस डिलीवरी पे तो हम काफी प्रयास कर रहे हैं सर, पर कम्युनिटी के लेवल से अगर इंगेजमेंट आएगा लॉन्ग सस्टेनेबल होगा। दूसरा मेरा सर सुझाव है कि अभी हमने कई सुझाव आ रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ये एक्शन लेने चाहिए, पर सर हमारे पास में विजन बनाने की जरूरत है कि मेरा स्टेट आज के 2 साल के बाद कहां होगा, 3 साल के बाद कहां होगा, 4 साल के बाद कौन से हेल्थ इंडिकेटर्स को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसके लिए सर कोर ग्रुप होना जरूरी है सर, कोर ग्रुप जिसमें कि मेडिकल डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट बहुत अच्छे हैं सर, यहाँ पे रिसर्च भी होती है, सिमिलरली हेल्थ डिपार्टमेंट से भी बहुत अच्छे हमारे फील्ड में ऑफिसर्स हैं, उनको लिया जाए, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को लिया जाए जो कि ये डिसाइड करें कि मेरे, क्योंकि हमारे अगर राजस्थान देखें हमारा हर जिला अलग है सर, हर एक की प्रायोरिटी अलग है, वो डिसाइड करें कि ये मेरे इन मंडल की प्रायोरिटी है, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। और उसको रिव्यू सिस्टम, उस रिव्यू सिस्टम को अगर हम यूज करते चलते हैं तो डेफिनेटली एक सिस्टमेटिक चेंजेस आएगा और वो रिफ्लेक्ट भी होने लगेगा सर। तीसरा जो सर मेरा सजेशन है, जो हमने अभी पेंडेमिक में भी देखा, क्योंकि मोस्टली बीमारियां केवल हेल्थ में जब इंडिविजुअल को कर, परंतु ये जो होती है हमारे आसपास जानवर रहते हैं उनसे, एनवायरमेंट से, तो एक वन हेल्थ कॉन्सेप्ट है। वन हेल्थ में सर जो हमारा वेटनरी भी शामिल होगा, एग्रीकल्चर भी शामिल होगा,
हेल्थ भी होगा, सो दैट एक आपस में मिल के हेल्थ को इंप्रूवमेंट करना है सर। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत है, और सर्विस इज द ओनली आंसर। जैसे कि हमने अभी सर ने पहले भी बताया कि जब हमारे पास कोई चीज आ जाती है बीमारी, तब और डिले हो जाता है। मैं इसका एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है जो राजस्थान ने सेट किया है सर, डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया हमारे जो अलवर कुछ जिलों में हुआ, सर मॉर्टेलिटी 30% तक जाती है सर। पर अगर सही टाइम पे सर्विलेंस से आइडेंटिफाइड होता है तो उसको बहुत किया जा सकता है। ये राजस्थान ने करके 2 साल आज हमारे एरिया से केसेस सडनली कम, जो कि एक क्रेडिबल बात। और मैं रियली करूंगा डिपार्टमेंट का कि उन्होंने चीजों को लिया है, आगे भी चाहूंगा करने के लिए हमें पॉलिसी और फोकस किया। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर विश्वकर्मा। अब मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत कम है, तो अपना उद्बोधन है 2 मिनट या उससे कम में आप करें, और आपकी सहूलियत के लिए 2 मिनट के पश्चात एक बेल बजेगी, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप उसके बाद उसका समापन कर लें। अब मैं अनुरोध करूंगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कार्य कर रहे बेसिक हेल्थ सर्विसेज से डॉक्टर पवित्र मोहन, जो उदयपुर से जुड़े हैं, कि आप अपना सुझाव अपने देवें। डॉक्टर पवित्र मोहन। Good afternoon, Honorable Chief Minister and Health Minister and all the dignitaries there. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जमीनी स्तर पर दक्षिणी राजस्थान में काम करता हूं, तो वहां की कुछ सच्चाइयां और कुछ उसके आधार पर सुझाव पेश करूंगा। जो दूर दराज के रिमोट एरियाज हैं सर, वहां पर जो PHCs हैं, हमारे CHCs हैं, वहां पर बहुत सुविधा काफी है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर ह्यूमन रिसोर्स की वाकई कमी नहीं है। डॉक्टर्स की अगर हम उपलब्धता देखें, नर्सेज की उपलब्धता देखें तो काफी है, लेकिन मैल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत है सर, खासकर इन इलाकों में। एक जिले में, एक ही ब्लॉक में भी अगर हम देखें तो कई जगह बहुत एक्सेसिव स्टाफ है और कई जगह कहीं नहीं है। और PHC ही पे ही केंद्रित करना इन इलाकों में वाकई जरूरी है सर, क्योंकि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तक पहुंचना तो असंभव है। अगर हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्ट्रांग होंगे तो हमारे स्वास्थ्य में, चाहे वो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव हो सकता है, लेकिन उसमें स्टाफ की उपलब्धता सबसे पहली बात है। लेकिन और वो हमारे पास कमी नहीं है, भगवान की दया से। बहुत राज्य ऐसे हैं जहां पर कि वाकई ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। आज हमने बात करी कि और डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें, नर्सेज प्रोड्यूस करें। आज की तारीख में PHCs को इक्विप करने के लिए एक जिले में पर्याप्त स्टाफ है, लेकिन उनको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। एक और सर, बाकी जो एफिशिएंसी, जो लीवर्स हैं, जिसमें बिना बहुत ज्यादा खर्चा करे कुछ चीजें बहुत स्ट्राइकिंग है इन इलाकों में। एम्बुलेंसेज बहुत है। कोविड के टाइम में भी बहुत सारे MLA फंड्स और अन्य फंड्स एम्बुलेंसेज आई, लेकिन एम्बुलेंस के ड्राइवर्स नहीं है, ना ही उनका कोई मैकेनिज्म है कि कैसे उनको उपलब्ध किया जाए। तो अब उनको चलाने के लिए केवल एक ड्राइवर की अनुपलब्धता की वजह से बहुत सारे हमारे रेफरल ट्रांसपोर्ट दूर दराज के इलाके से अफेक्टेड हैं। तीसरा सर ये है कि लोगों में, जो डॉक्टर अनिल ने भी जो बात कही कि बहुत सारा स्टाफ काफी हद तक जमीनी स्तर पर थोड़ा डिमोटिवेटेड भी रहते हैं, क्योंकि उनके आगे बढ़ने की संभावना, वो अपने या तो परीक्षा के में तैयारी रहती है, उनके मोटिवेशन प्राइवेट सेक्टर में। आज हमारे साथ कई डॉक्टर्स, जो डॉक्टर देवी शेट्टी इत्यादि हैं, जो जानते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कितना मोटिवेशन, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड सिस्टम एक रहता है, जिससे कि स्टाफ काफी मोटिवेटेड रहते हैं। उसकी एक काफी कमी है, जिसके कारण उपलब्ध होते हुए भी बहुत सारे लोग, खासकर दूर दराज के इलाकों में, पोस्टिंग को पनिशमेंट पोस्टिंग मानी जाती है। और उसमें एक तरीका की, और खासकर सर दक्षिणी राजस्थान और वेस्टर्न राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़ में कई जगह रिमोट एरियाज में सैलरी पैकेजेस और एक पूरा मोटिवेशन सिस्टम बहुत अलग तरह का है, जिससे कि डॉक्टर्स और दूर दराज के जाने में कोई हिचकिचाते नहीं है। 2 चीजें और हैं सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के। एक तो है कि जो फैमिली मेडिसिन, जो ये देखा गया सर, जिन राज्यों में और जिन राष्ट्रों में फैमिली मेडिसिन प्राइमरी केयर को चलाते हैं, वो वहां पर स्वास्थ्य का बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ बहुत स्पेशलिस्ट सिस्टम है कि हर एक कोई MD और मेडिसिन और कार्डियोलॉजी बनना चाहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट से सर बीमारी हिंदुस्तान में खत्म नहीं होने वाली, खत्म होगी अगर हम फैमिली मेडिसिन, जो कि ज्यादा लोगों को देख सके। तो हमको अपने राज्य में भी हम फैमिली मेडिसिन की सीट्स और उनको प्रमोट करने की जरूरत है। दूसरा ये है सर कि जो नर्सेज हैं, हमारे यहाँ पर नर्सेज बहुत हैं, जैसे पहले भी बात हुई, लेकिन उन नर्सेज की का जो रोल है वो बहुत लिमिटेड है। वो केवल डॉक्टर के सुपरविजन में ही काम कर सकते हैं। तो नर्स प्रैक्टिशनर जैसे बहुत राज्यों में, बहुत देशों में जहां पर नर्स प्रैक्टिशनर प्राथमिक स्वास्थ्य को संभालती है, उनको हमको रिकॉग्निशन देने की जरूरत है, मैंडेट देने की जरूरत है कि वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सके और प्राथमिक स्वास्थ्य प्रोवाइड कर सके, ऐसे इलाकों में खासकर जहां पर और चीजें उपलब्ध नहीं है। एक सर जो दक्षिणी राजस्थान और वेस्टर्न राजस्थान के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, वो ये है कि हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो जनसंख्या के आधार पर है कि 25,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा।
और इन दोनों जगह पे वेस्टर्न राजस्थान में और सदर्न राजस्थान में दूरियां इतनी है कि वो 100 किलोमीटर पर भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है। तो वो डिस्टेंस को नॉर्म बनाना चाहिए ऐसे इलाकों में देखने के लिए, ना कि पॉपुलेशन को कितनी दूरी पर कितना एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। दूरी के आधार पर एक व्यक्ति को चलने के लिए आधे घंटे से 45 मिनट ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए कोई स्वास्थ्य केंद्र। परंतु बहुत बार हमने देखा कि हमने अपने इलाकों में भी बहुत पास बहुत सारे पीएचसी हैं और फिर बहुत डिस्टेंस तक एक भी नहीं है। और अब जीआईएस के माध्यम से बहुत आसानी से संभव है ये आइडेंटिफाई करना कि कहां से लोगों को आधे घंटे से 45 मिनट चलने की जरूरत नहीं है। फाइनली सर, फिर भी लेकिन ये सब करने के बावजूद भी एक अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, जिससे कि जो लोग हैं, जो पूरा मानदेय है, सब कुछ है काम, लेकिन उनकी कैसे अकाउंटेबिलिटी भी और करें, चाहे हम सोशल ऑडिट के माध्यम से या एक वर्टिकल सिस्टम में और एक मॉनिटरिंग सुपरविजन को स्ट्रांग करके, ताकि जो हमारे संसाधन हैं, जिन पर राज्य के संसाधन जा रहे हैं, वो बेहतर काम कर सके। एक तरफ से मोटिवेशन पर दूसरी तरफ एक ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म की जरूरत है। दूसरा सर, बस मैं 1 मिनट लूंगा कि जो चिरंजीवी योजना की जो बात करी, जो कि एक अच्छी योजना है, सेकेंडरी टर्शरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो पूरी तरह सरकार की जिम्मेदारी है देने की भी और रिसोर्सेज की भी, परंतु जो टर्शरी केयर है उसमें सर जो चिरंजीवी में हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड पे, उनमें कुछ जो परेशानियां है जिससे कि आदिवासी क्षेत्रों में लोग उसको ठीक से एक्सेस नहीं कर पा रहे। एक तो है कि इसको पॉपुलराइज करने की जरूरत है सर, लोगों को जानकारी का बहुत अभाव है कि इससे क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और उसमें थोड़ा सा शायद बजट भी करने की जरूरत है कि कैसे एक कैंपेन के तौर पे लोगों को समझ में आए कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं। दूसरी बात यह है कि सर बहुत सारे हिडन कॉस्ट हैं जो कि पैकेज में उपलब्ध नहीं होते। एक व्यक्ति जब आता है तब उसको नहीं पता कि कौन से पैकेज में वो उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो पहुंचता है उसके बाद उसको कई तरह के खर्चे उसमें होते हैं, जिसके कारण वो फायदा नहीं हो रहा बहुत सारा बड़े स्तर पर होने के बाद भी। और तीसरा जो आई थिंक डॉक्टर शेट्टी ने कहा था कि क्वालिटी एक्रेडिटेशन सर एकदम होना चाहिए कि जो चिरंजीवी में खासकर जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें एनएबीएच एक्रेडिटेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो जरूर ऐसे हॉस्पिटल जो कि इम्पैनल्ड है उनके लिए जरूरत है। और फाइनली सर कुछ बजट जो चिरंजीवी के लिए जो नेगोशिएट, कोई व्यक्ति जो कि लोगों को खासकर जो गांव से आ रहे हैं वो अस्पताल तक उनको पहुंचाने के लिए, उनको मदद करने के लिए कोई एक साथी की जरूरत होती है। जो अकेला व्यक्ति शहर में आकर के अस्पताल में नेगोशिएट नहीं कर पाता, और उसमें कुछ व्यक्तियों की ऐसी जो कि दूर दराज से आए हुए लोगों को उनकी भाषा में उनको मदद करके अस्पताल तक पहुंचा सके। फाइनली सर एक क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा कि हालांकि हम कह रहे हैं, और मैं खुद यूनिसेफ राजस्थान में था जब इम्यूनाइजेशन कवरेज काफी दुगना हुआ था, और अभी हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि इम्यूनाइजेशन कवरेज बढ़ा है, लेकिन अभी सर कोविड के चलते वैक्सीनेशन कवरेज जो ग्राउंड पे दिख रहा है कि कोविड के कारण वैक्सीनेशन कवरेज थोड़ा नीचे जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सारा स्वास्थ्य स्टाफ जो है वो कोविड में काफी तरह उसमें जुटा हुआ है। तो रूटीन वैक्सीनेशन कम होने से आने वाले समय में कोई और महामारी नहीं हो, इसके लिए हमको अभी तैयार होना पड़ेगा। जितना स्टाफ है वो एडिक्वेट है, लेकिन उनको थोड़ा ये करना कि रूटीन वैक्सीनेशन भी पूरी तरह साथ के साथ। डॉक्टर पवित्र मोहन, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर के पारिक जी को निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने सुझाव दें। डॉक्टर के पारिक। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान में जिस तरह कोरोना वायरस पर विजय पाई है और वैक्सीनेशन टारगेट जिस तरह अचीव किए गए हैं, उससे आपकी विजनरी लीडरशिप और कार्यशैली का बहुत अच्छा उदाहरण है। हम ये सब जानते हैं कि निजी अस्पतालों ने 60 to 70% स्वास्थ्य सेवाओं को संभाल रखा है। इस दिशा में मेरा आपसे अनुरोध है कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े नियमों का सरलीकरण हो, ताकि छोटे अस्पतालों को भी उनका लाभ मिल सके और छोटे और मझोले अस्पतालों को सुदृढ़ बनाया जाए। आप द्वारा आरजीएचएस योजना शुरू करने से आम जनता को बहुत लाभ हो रहा है और सरकार के इस कदम की सब जगह प्रशंसा हो रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आरजीएचएस योजनाओं में एक बार दरों के बारे में फिर दोबारा से रिव्यू हो, और काफी समय से 2014 से ये रिव्यू नहीं हुई है, सिर्फ कुछ पैकेज जोड़े गए हैं। तो मेरा निवेदन है कि इनको दोबारा रिवीजन किया जाए। दूसरा, चिरंजीवी योजना से सब लोगों को, जनता को बहुत लाभ मिल रहा है और ये बहुत लाभप्रद साबित हो रही है जनता के लिए। मैं चाहता हूं कि इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी और ज्यादा भागीदारी बढ़े। इसके लिए भी एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि इसमें एक बार फिर रेट्स के बारे में रिव्यू होना जरूरी है। स्वास्थ्य नीति जब भी हम लोग बनाते हैं तो उस समय डॉक्टर्स का, आईएमए का प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि जो अभी बात की गई है
जो डॉक्टर देवी शेट्टी ने भी की, डॉक्टर सरीन ने भी कहा कि हमारे यहाँ डायबिटीज, फैटी लिवर डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी ये इतनी तीव्रता से बढ़ रही है। इसके लिए जितना आगे प्रयास हो सके, अवेयरनेस बढ़ सके, इस तरह का प्रोविजन हो, और जो प्रिवेंटिव मेडिसिन कॉलेज लेवल से ही एक लड़के का मेडिकल चेकअप या प्रिवेंटिव चेकअप हो जाए ताकि उसको ये बीमारियां आगे ना हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ नगर निगम द्वारा बायोवेस्ट का निस्तारण वजन के हिसाब से नहीं होता, बेड्स के हिसाब से होता है। तो छोटे अस्पतालों को उसके लिए काफी पैसे देने पड़ते हैं, वो वजन के हिसाब से हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि बिजली के बिलों का जो कॉमर्शियलाइजेशन है, कॉमर्शियल रेट से लेते हैं, उसको भी जरा सा अगर सुधार हो सके और हमको उसमें कुछ रिलीफ मिल सके और वो कम रेट पर हम लोगों को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वो कम रेट पर मिले बिजली, तो हॉस्पिटल्स ज्यादा सक्षम हो सकेंगे, छोटे हॉस्पिटल। दूसरा, सीए और क्लिनिकल एसेसमेंट एक्ट से जो राज्य समिति में जो उसकी मीटिंग्स होती है, उसमें भी डॉक्टर्स को या आईएमए के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाए। मेरे को आपने ये मौका दिया और एपीआई की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ये आपकी विजन दर्शाता है कि आपने बजट से पहले मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों को बुलाकर और इस तरह के उनसे आपने जो डिस्कस किए विषय के बारे में और उसके बारे में जो नीति रेखाएं आप बनाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। डॉक्टर के पारिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने सुझाव सर ईमेल के माध्यम से कल तक भेजे गए थे। सर काफी डिटेल आए हैं, तो हम पूरे का एनालिसिस भी कर रहे हैं सर, उसके बाद हम प्रस्तुत करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को। अब मैं मेडिपल्स हॉस्पिटल जोधपुर से निवेदन करना चाहता हूँ डॉक्टर जगमोहन माथुर जी को कि वो अपने सुझाव दे, जो आप जोधपुर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जगमोहन माथुर। सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर जगमोहन माथुर बोल रहा हूँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी प्रणाम करता हूँ। मेरे पास मैसेज आने के बाद में मैंने यहाँ पर जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें काम करने वाले लोगों से संपर्क किया और 4 खास बातें उभर के आई जो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम यह है कि रेको के जो लैंड के प्लॉट्स होते हैं काफी बड़े होते हैं, 4000, 8000, 10,000 गज के होते हैं, मीटर के। उसमें अस्पताल को अगर स्थान दिया जाए तो एक अच्छे सेंटर बनेंगे जिसमें भरपूर पार्किंग स्पेस भी होगी। अभी जितने भी अस्पताल है सबके पार्किंग बाहर छोटी छोटी रोड्स पर होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि रेको के जो रूल्स हैं उसमें अभी मेडिकल इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया जाता है, इसलिए सारे चार्जेस, टैक्सेस, कन्वर्शन वगैरह वो कमर्शियल रेट पे हो जाते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि रेको के रूल्स में संशोधन करके अस्पताल व डायग्नोस्टिक सेंटर को भी दूसरी इंडस्ट्री की तरह से दर्जा दे दिया जाए और आइंदा से जो भी हाउसिंग कॉलोनीज या इंडस्ट्रियल कॉलोनी डेवलप होती है, जैसे हाउसिंग बोर्ड है, रिको है, जेडीए के जो कॉलोनीज है, उसमें अभी तक कोई अस्पताल के लिए एयरमार्क लैंड नहीं होती। तो उसको करने के लिए आपकी तरफ से निर्देश चले जाए। स्कूलों का तो होता है, अस्पतालों का नहीं होता है। तीसरा, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक जैसे डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा है कि सीटी स्कैन आज का एक्सरे हो गया है, इसी तरह से अल्ट्रासाउंड मशीन स्टेथोस्कोप वाला काम करती है। अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कानून बनाया है, पीसीपीएनडीटी सेल बना है, मैं उसका स्वागत करता हूं। पर पीसीपीएनडीटी की वजह से इतनी अच्छी मशीन जो सर से लेके पैर के अंगूठे तक का डायग्नोसिस करती है, उसको गर्भ में ही मार दिया गया है। अल्ट्रासाउंड मशीन का यूज वाइड स्प्रेड हो जाए विद पीसीपीएनडीटी के जो सारे रूल्स हैं उसको मान के, तो डायग्नोसिस वगैरह बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। लास्ट ईयर साहब आपने मेरे को राजस्थान मेडिकल काउंसिल में नॉमिनेट किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
डॉक्टर्स के खिलाफ आजकल लिटिगेशन की भी प्रॉब्लम हो रही है, पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में एथिक्स केसेस का निस्तारण होता है। पर मैंने पिछले 2.5 साल में ये देखा है कि 4-5 साल से फाइलें पड़ी है और उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जोधपुर में भी इस केसेस के निस्तारण की एक बेंच बना दिया जाए, तो आधा राजस्थान का केसेस जोधपुर निपट जाएंगे, क्योंकि इन केसेस को सुनने के लिए डॉक्टर और कंप्लेनेंट दोनों को आना पड़ता है। तो अगर यह हो जाए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सारी फाइलों का निस्तारण 6 महीने में हम करके दे देंगे। उसके डिसीजन से कोर्ट्स और आगे के लिटिगेशंस बहुत मोहन जी, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं डॉक्टर तनवीर मालावत जो फोर्टिस बीकानेर से हैं। डॉक्टर तनवीर मालावत। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई दूंगा कि आपके विचार और विचारधारा के सामाजिक सरोकार को आपने आम जन में चिरंजीवी योजना के माध्यम से उपकार में बदल दिया है, और वो उपकार के माध्यम से लोग आपके व्यक्तिगत फैन हो गए हैं चिरंजीवी योजना में। मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि चिरंजीवी जिस तरह से परिवार कल्याण के अंदर आपने एक बार सरकारों ने इंसेंटिव दिए थे हर पंचायत को, उस तरह से आप चिरंजीवी योजना में जो 100% पंचायत नॉमिनेशन करती है उसके लिए आप बजट में एक थोड़ा सा प्रावधान 5-4 लाख रुपए का हर पंचायत के लिए कर देंगे, तो मैं समझता हूँ ये नॉमिनेशन बढ़ेगा और उससे जो इंश्योरेंस एजेंसी है उसको मिलने वाला जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो आप इंश्योरेंस एजेंसी पे दबाव डाल सकेंगे कि पैकेज के रेट्स रिवाइज करें, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले निसंदेह इस चिरंजीवी योजना को पूरे मन से और ताकत से आगे बढ़ाएंगे। सर, नॉमिनेशन बढ़ाने के लिए आप जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला कलेक्टर को, तहसीलदार को, इनको भी 15 अगस्त और इन पर कोई बजट में ऐसा प्रावधान या घोषणा कर दें कि उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, राज्य स्तर का सम्मान दिया जाएगा, जैसा पहले भी परिवार कल्याण की योजनाओं में इनमें होता रहा है। सर, इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में एक फ्रंट पेमेंट अगर 15 दिन का, क्योंकि आपको देना है, सरकार को देना है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैसा, और उनका एक एवरेज 6 महीने का आप निकाल लीजिए, और उसके बेस पे, क्योंकि 1 तारीख से 10 तारीख तक सबसे ज्यादा लोड होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में पेमेंट्स करने का, सैलरी के देने का इनका, तो एक फ्रंट पेमेंट उन अस्पतालों को जो ईमानदारी से काम करती हैं, जिनकी कोई शिकायत नहीं है चिरंजीवी योजना में, या साबित नहीं होती है, शिकायत तो आजकल हर कोई कर देता है लेकिन साबित नहीं होती है, उन अस्पतालों का बजट में ऐसी घोषणा कर दें कि उन्हें फ्रंट पेमेंट 15 दिन का दिया जाएगा ताकि वे अपने अस्पताल को सुचारू रूप से चला सकें। एक निवेदन और है सर कि अनस्पेसिफाइड एक पैकेज, चूंकि बहुत बड़ा अमाउंट है सर, 5 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि मुश्किल से 30, 40, 50 हजार रुपया या आम हॉस्पिटल्स में इतना ही खर्च होता है। आप 10,000 रुपए का एक पैकेज आउटडोर के लिए रख दीजिएगा ताकि कोई भी मरीज, गरीब से गरीब आदमी भी निजी क्षेत्र में जब भी जाए तो उसको पैसा नहीं लगे, और 10,000 रुपए के एक पैकेज को अनस्पेसिफाइड पैकेज बना दीजिएगा सर, जिससे कि मतलब आम आदमी, गरीब आदमी को जाते ही बिना पैसे तुरंत उपचार शुरू, उसके आउटडोर कंसल्टेशन मिल सके और उसको मिल सके, जैसा कि RGHS स्कीम में भी होता है। सर, बाकी जो एक थोड़ा सा सुझाव है कि 15 दिन का पोस्ट चिरंजीवी योजना के बाद आप 15 दिन तक उसको ट्रीटमेंट की देते हैं, इसे घटाया जा सकता है सर, इसे 7 दिन भी किया जा सकता है। इससे थोड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल का लोड भी कम होगा और सेवाओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। इसके अलावा हमारा निवेदन रहेगा सर, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से आप रेट रिवीजन की बात कराकर पैकेज की, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाइएगा। मैं नहीं कहता कि आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के लोग लीजिएगा, क्योंकि मुझे ध्यान में है चिरंजीवी योजना के तहत जब कोरोना का उपचार हुआ था तो अखिल अरोड़ा साहब जैसे सीनियर ऑफिसर्स को कॉर्पोरेट के लोगों ने मिसगाइड किया और उन्होंने रेमडेसिविर के 4,000 रुपए लिए और मेरापेनम इंजेक्शंस के MRP बदल के
1200 1500 MRP का डलवा दिया। बहुत बाद में जब उनको अखिल अरोड़ा साहब को ध्यान में आया तो उसे तुरंत रिवाइज किया और स्कीम को बदलने के लिए राज्य सरकार को सुझाव डाले उन्होंने। तो आप उसमें मिडिल क्लास के जो हॉस्पिटल्स हैं, आम स्तर के हॉस्पिटल्स हैं, उनके सुझाव लीजिए। आप अभी चिरंजीवी योजना को बहुत कॉरपोरेट के खर्चों के लेवल पे नहीं ले जा सकते। उन चिरंजीवी कॉरपोरेट का भी दायित्व बनता है कि वे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कोई अपने जो खर्चे हैं उनको डोनेशन की तरफ देकर या उसमें समाहित करें। सर, बीच में जैसे एक बात आई कि पैरामेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर निसंदेह स्टाफ को बढ़ाने से प्राइवेट हॉस्पिटल्स की और सरकारी अस्पतालों की सभी की क्वालिटी और गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन्हें बजट में ऐसा इस बार घोषणा करें और पुनः इन कॉलेजों के परमिशंस जो अभी राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है उसे खोलें। सर, राजस्थान में सर 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और 25 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। मैं मानता हूं कि जनप्रतिनिधि हो सकता है बहुत बार आपकी आशाओं के अनुरूप खरे नहीं उतरे। सरकारी अधिकारी एक भय और एक लायबिलिटी के तहत बंधा होता है, वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर दे सकता है। लेकिन अगर आप साल 2 साल के लिए यूआईटी की तर्ज पर अगर इनके चेयरमैन निजी क्षेत्र से बनाएंगे तो वो अपने शिलापट्टियां जगह जगह लगवाने के लिए खूब प्राइवेट सेक्टर से डोनेशन लेके आएंगे। जब डोनेशन लेके आएंगे तो हेल्थ सेक्टर निश्चित रूप से गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बहुत इंप्रूव होगा। आप मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस समय जैसे पैटर्न है और प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उसकी जगह आप जनप्रतिनिधि को चेयरमैन बना दें। जितने भी एमएलए वगैरह जो अपनी थोड़ी सी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हो और जिन्हें समानांतर सोच रखते हो आपके साथ, उन लोगों को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं उसके माध्यम से और उन्हें ये जिम्मेदारी दे सकते हैं कि वे मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के चेयरमैन बन जाएं और प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी उसके और माननीय स्वास्थ्य मंत्री उसके पैटर्न बन जाएं। तो ये एक तरीका करके हम बहुत से लोगों को, समानांतर सोच के लोगों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। सर, बीकानेर इसके अंदर कैंसर हॉस्पिटल के अंदर कैंसर क्षेत्र है, 6 महीने की वेटिंग है। मौत से संघर्ष करते हुए कैंसर मरीज को जब 6 महीने की सूचना मिलती है, सॉरी सर, तो वो एकदम से घबरा जाता है। आप कुछ निजी क्षेत्र के अस्पतालों को, मेरा निवेदन है कि आप कुछ निजी क्षेत्र के अस्पतालों को बीकानेर में ये कैंसर के जो उपकरण हैं उनको लगाने की इजाजत दीजिए। कोई छूट आप दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जैसा कि विचार आया। कोई बीच में इस तरह के विचार भी आए कि उन्हें जमीन के ऊपर रजिस्ट्री में कुछ खर्चे कम किए जाएं। 2-4% अगर आप कम भी करेंगे तो आपको दूसरी तरफ से रेवेन्यू मिल जाएगा, कुछ ना कुछ स्टैम्पिटी मिलेगी, तो आप हेल्थ के बजट को कहीं ना कहीं संभाल पाएंगे। एक बहुत सुंदर और अच्छा काम जिसके लिए बहुत ही प्रशंसा आपकी की जानी चाहिए। आपने 4 साल कायनात को अकाल में जिंदा रखा हर कार्यकाल में, और उसके बाद आपने ये चिरंजीवी योजना दी है जिसके माध्यम से आपने उन लोगों के, गरीब लोगों के सपनों को, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल के दरवाजे तक नहीं जा सकते थे, उन्हें वो दरवाजे दिखाएं। आप निश्चित रूप से बधाई और उसके पात्र हैं सर। आप मोटे तौर पे सर यही बातें हैं। बाकी तो मैं आपको पुनः एक बार आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने चिरंजीवी योजना को लागू कर और निसंदेह मैं बहुत से वीडियो रिकॉर्ड करता रहता हूं जो आपके राजनीतिक रूप से धुर विरोधी हैं, वे भी जब ऑपरेशन करा के बिस्तर पे जब मैं उनका इंटरव्यू लेता हूं तो वे सच्चे मन से, और उनसे मैं पूछता हूं कि आप तो राजनीतिक रूप से उनके विरोधी हैं, तो वे कहते हैं कुछ भी कहें, अशोक गहलोत जी ने ये बहुत संजीदा और बहुत बेहतरीन काम किया है, घाव तो बेदीरो भी सराहना चाहिए। तो ये अल्टीमेटली आपके व्यक्तिगत प्रशंसकों की एक लॉबी खड़ी हो रही है जो निश्चित रूप से मैं अगर राजनीति में कहूं तो राजनीति में भी लाभ देगी। धन्यवाद सर। मालव जी का धन्यवाद। अब मैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के प्रतिनिधि डॉक्टर अभय बोरा जी को निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर अभय बोरा।
डॉक्टर अभय बोरा जी अगर नहीं हो तो माइंड रूट से डॉक्टर DS पूनिया जो मेंटल हेल्थ में काम कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर DS पूनिया। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, अभी आपने सुना कि हमने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़े सारे पहलुओं पे बात की, लेकिन एक पहलू है जो ज्यादातर छूट जाता है और वो है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। अगर कोविड-19 पेंडेमिक की बात करें तो ये देखा गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक के साथ साथ पैरेलल में एक साइलेंट पेंडेमिक भी डेवलप हो रही है, जिसको हम मेंटल हेल्थ पेंडेमिक कह सकते हैं। आप अभी रिसेंटली जो रिसर्च हुई है, अगर उसके डेटा देखें तो अक्टूबर में एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि इंडिया में लगभग 35% मेंटल हेल्थ इश्यूज पहले से ज्यादा बढ़ गए। सेम अक्टूबर में यूनिसेफ ने एक स्टडी की थी 15 से 24 साल के बच्चों के लिए। उसमें भी देखा गया कि बच्चों में 14% से ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ गए। पहले थे वो तो है ही, अब और ज्यादा बढ़ गए। और ऐसे ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो सुसाइड रेट 2020 के कंपैरिजन में 10% ज्यादा बढ़ गई है। यानी लगभग हर दिन 400 लोग आत्महत्या करते हैं। इसकी बहुत सारी वजह है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सर ये समस्या बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर भी है। बस समस्या ये है कि ये दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस की जा सकती है। और इतनी बड़ी समस्या को अगर हम समाधान के हिसाब से देखें तो मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा। सबसे पहला सुझाव मेरा रहेगा कि हमें एक मास अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है, जैसे कि हम पल्स पोलियो के लिए करते हैं। सेम ऐसा ही एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो जिसमें हम मानसिक बीमारियों के बारे में बात करें। दूसरा, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन। आपको सर याद होगा कि दिसंबर 2019 में माइंड रूट का एक प्रोजेक्ट था जो CMR में आपने इनॉग्रेट किया था, जिसमें मोबाइल बस क्लिनिक और चौपाल 2 इनिशिएटिव हमने शुरू किए थे। ये एक ऐसे इनिशिएटिव थे जिनको हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं। हाँ, कि कोविड के चलते उतना इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे। तो कुछ ऐसे ही प्लान कि एक स्पेशली जो रूरल पॉपुलेशन है या फिर जो ऐसे जगह जहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां के लोगों के साथ पहुंचा जाए। और तीसरा सर, टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम बहुत ही कम समय के साथ और बहुत ही बड़ा एरिया एक साथ कवर कर सकते हैं, बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ। और आपने अभी देखा होगा कि सेंट्रल बजट में भी मेंटल हेल्थ को लेके, और ये भी पहली बार हुआ है कि सब पूरे बजट में मेंटल हेल्थ को इस बार इंपॉर्टेंस दी गई है। क्योंकि पैंडेमिक के बाद चाहे वो कोई वजह हो, चाहे वो पैंडेमिक का अपना असर हो, हेल्थ का इश्यू हो, चाहे जॉब चली गई हो, फैमिली मेंबर्स चले गए हो, लोग फिजिकली क्वारंटाइन रहे हो, लेकिन ये सब चीजें इतनी बढ़ गई कि लोग एक बहुत बड़ी पैंडेमिक या बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के लेवल पे। ऐसे ही सर, अगर ये सब चीजें और इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम थोड़े और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं या फिर हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पे थोड़ा सा फोकस करें और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ज्यादा बढ़ा दें। अब सर होगा क्या कि ये सब जो चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं बात तो शुरू होगी, यानी लोग आपस में बात करना शुरू करेंगे। होता क्या है कि मेंटल हेल्थ पे इतना स्टिग्मा है कि दिक्कत है, वो बात ही नहीं कर रहा है, तो वो बेचारा अगर उसे पता भी है तो भी बात नहीं करेगा। दूसरा, अवेयरनेस होगी तो लोग जानेंगे कि हाँ, ये सब छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल चीजें हैं, ये मेंटल हेल्थ के पार्ट हो सकते हैं। जानेंगे तो इलाज के लिए घर से बाहर निकलेंगे। और जब इतनी सारी चीजें, इन्वायरमेंट डेवलप होगा तो स्टिग्मा कहीं ना कहीं अपने आप में कम हो जाएगा जो मानसिक बीमारियों से जुड़ा हुआ है। मैं सर हमारे माइंड रूट की बात करूं, हम लास्ट 6 ईयर से सबसे पहले हमने अवेयरनेस और स्टिग्मा पे काम किया। उसके बाद 2019 में जब आपने इनॉग्रेट किया था तब चौपाल और आपका संक्षिप्त में रखें, ताकि मैं सभी से निवेदन ये करना चाहता हूं कि आपके जो सुझाव हैं वो संक्षिप्त रखें और बाकी जो डिटेल है और ईमेल के माध्यम से हमें भेज दें ताकि अपन उससे विस्तार से विश्लेषण कर सकें। थैंक यू। एक लाइन सर, और उसके साथ टेलीमेडिसिन भी हमने सर कोविड में जब फर्स्ट वेव हुई थी तब शुरू किया था। मैं इतना कह सकता हूं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये ऐसे सुझाव हैं जिनमें बहुत कम रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिए हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, लार्ज लेवल पे हम रेप्लिकेट कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद डॉक्टर पुनिया। अब मैं यूनानी के विशेषज्ञ डॉक्टर नवाज उल हक से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने सुझाव दें। आप अजमेर से जुड़े हैं। डॉक्टर नवाज उल हक। सबसे पहले तो मैं आत्मीयता के प्रतीक और राजस्थान का गौरव सीएम साहब और उनकी टीम का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस वीसी में मुझे इनवाइट किया। और मैं डॉक्टर नवाजुल हक ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस राजस्थान का मैं प्रेसिडेंट हूं, जो कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन है लिटरेरी और कल्चर, मैं उसका प्रेसिडेंट हूं। अब मैं आता हूं जो बजट 2022-23 के प्रस्ताव और रचनात्मक सुझाव हैं, उसमें यह है कि बजट घोषणा 22-23 के लिए 850 नवीन यूनानी चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु प्रस्ताव भेजे गए हैं, जो निरंजन आर सर की अध्यक्षता में प्रस्ताव बने थे। दूसरा सुझाव मेरा है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में संभाग स्तर पर सहायक निदेशक कार्यालय की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे गए हैं। तीसरा है राज्य में राजकीय यूनानी महाविद्यालय की जोधपुर एवं भरतपुर में स्थापना हो। चौथा मेरा जो है राजस्थान में यूनानी औषधियों के निर्माण, पैकिंग, वितरण हेतु पृथक से अजमेर में फार्मेसी की स्थापना हो। आज की स्थिति में यह है कि फार्मेसी यूनानी बैसाखी पे चल रही है। पांचवा पॉइंट मेरा यह है कि यूनानी चिकित्सा में केंद्रीय अनुसंधान परिषद आयुष भारत सरकार के तहत राज्य में यूनानी औषधियों का अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाए। छठा पॉइंट है जयपुर व जोधपुर हेतु 2 मोबाइल यूनिट हेतु प्रस्ताव भेजे गए हुए हैं। सातवां पॉइंट है कि राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर व जोधपुर पीठ हेतु ओआईसी के पद स्वीकृत हेतु प्रस्ताव भेजे गए हैं। तो इन प्रस्तावों को 2022-23 के बजट में शामिल किया गया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू। डॉक्टर नवाज उल हक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर विकास स्वर्णकार जी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर विकास स्वर्णकार जी। अगर आप नहीं हो तो मैं सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर से मिस्टर अरुण साबू
बात रखना चाहूँगा। हमारे प्रदेश में एक हेल्थ का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और उसमें डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, यूनानी भी है, होम्योपैथी भी है, नेचुरोपैथी भी है और योगा भी है। लेकिन आज जो व्यवस्था है वो इंडिविजुअलाइज्ड है, वो कंपार्टमेंट में चल रही है और इसके लिए एक अच्छा सुझाव जो मैं समझता हूँ कि हमारा प्रदेश अग्रणी हो सकता है इस मामले में। हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन की जो अवधारणा है इसको अपने स्टेट में लागू कर सकते हैं और इससे ये होगा कि जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो एक्सपर्ट हैं वो एक साथ मिलके रोगी के लिए काम कर सकेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है तो वो एलोपैथिक ड्रग ले सकता है, साथ में पंचकर्म का ट्रीटमेंट लेगा और उसके अलावा वो योगा की एक्सरसाइज कर सकता है। तो एक रोगी के ऊपर सारे सिस्टम एक कॉम्प्लीमेंट्री के तरीके से काम करेंगे। तो ये एक पूरे विश्व में एक वेल ट्रस्टेड एक अप्रोच है जिसको हम लोग इंटीग्रेटिव मेडिसिन के नाम से जानते हैं। तो प्रारंभिक रूप से हमारे प्रदेश के किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में ये इसको स्थापित किया जा सकता है और एक बार प्रोटोकॉल बनने के बाद इसको फिर पूरे स्टेट में जो हमारी PSCs हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके थ्रू अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एडोलेसेंट गर्ल का। एडोलेसेंट गर्ल की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो हमारे स्टेट की है वो एनीमिक है और हम देखते हैं कि जब एनीमिया की सिचुएशन होती है किसी युवा गर्ल में तो उसके विवाह तक और वो ट्रीट नहीं होती है तो उसके विवाह तक भी वो एनीमिक रहती है और जब उसका बच्चा होता है तो वो भी एनीमिक तो होगा ही होगा, साथ में प्री मैच्योर होता है और प्री मैच्योर बच्चे होते हैं तो उनमें बहुत सारी समस्याओं के साथ साथ जो अंडर 5 मॉर्टेलिटी की स्थिति होती है, मॉर्बिडिटी की स्थिति होती है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। तो अगर हम एक ही पॉइंट पे जो एडोलेसेंट गर्ल में अगर एनीमिया की समस्या को अगर स्टेट से हम हटा पाएँ तो जो हमारा जो चाहे वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है या फिर अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट है उसको हम काफ़ी हद तक डाउन कर सकते हैं। तीसरा एक मेरा सुझाव है कि एक बहुत सहज प्रक्रिया है CPR की। अगर CPR टेक्निक वो टेक्निक बहुत छोटी और सहज टेक्निक होती है जिसको कोई भी पढ़ा लिखा बिना पढ़ा लिखा सब सीख सकता है और जो हमारे प्रदेश में जो हार्ट डिजीज की संभावना बढ़ रही है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ रही है तो कहीं पे कोई भी व्यक्ति अगर उसको CPR मिल जाता है तो उसको बचाया जा सकता है और इसको हम आज प्रदेश में अगर एक मूवमेंट के रूप में लेके आते हैं और अधिक से अधिक जो हमारे नागरिक हैं उनको हम CPR की ट्रेनिंग, बहुत साधारण सी ट्रेनिंग होती है, अगर करवा देते हैं तो एक हमारे पूरे देश में एक मॉडल के रूप में भी हम उभर के आएंगे और हम अपने प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको इस तरीके की जो अप्रत्याशित जो उनकी मृत्यु हो सकती है उससे भी हम बचा सकते हैं। इन बातों के अलावा मैं विश्वविद्यालय के संबंध में जैसा कि आपको मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने पिछले बजट में एक अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म एक्सेलेंस सेंटर एक दिया है और हम लोग पूरा ये प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको न केवल प्रदेश में बल्कि देश में एक सर्वश्रेष्ठ और अनूठा हमारा ये पंचकर्म सेंटर विकसित हो और इसको हम मेडिकल टूरिज्म के साथ जोड़ के देख रहे हैं ताकि हम केवल देश में नहीं बल्कि विदेश के जो आने वाले जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको भी हम सुविधा उपलब्ध कर